स्वागत है मित्रों। पॉलिटी के वीडियो के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मूल अधिकार, ठीक, फंडामेंटल राइट्स। इस पर व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और मूल अधिकारों के बारे में आपको लगभग समग्र जानकारी मिल जाएगी। कॉम्पिटेटिव दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप चाहें तो टेलीग्राम में जा कर के पीडीएफ भी ले सकते हैं। और पॉलिटीज के और भी जो वीडियोस बनाया हूं उसका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट से और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम अब शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या है? आप मूल अधिकार की बात सुनते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। तो दरअसल ये मूल अधिकार जो हैं ये संविधान में नागरिकों को इसलिए प्रदान किए गए हैं कि राज्यों के विरुद्ध आज़ादी से ये जी सकें। कहने का मतलब राज्यों के विरुद्ध आज़ाद रह सकें, राज्य कोई ऐसा कार्य न करें कि उनका एक गरिमामयपूर्ण जीवन न रहे। तो इसके खिलाफ उनको यानी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। ये वास्तव में राज्यों के खिलाफ अधिकार हैं ये। तो मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध, आप ध्यान दीजिए, राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को मिलने वाला अधिकार है, ठीक। और ऐसे अधिकार हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी से तो मानव का जीवन एक गरिमापूर्ण जीवन बनता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार का स्रोत क्या है? तो मूल अधिकार का स्रोत अमेरिका का संविधान है। यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। इसका एक वीडियो मैं बनाया था कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान के स्रोत में ये मैं आपको एक फार्मूला दिया था, याद होगा आपको, ट्रिक माँ। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो माँ, यम ए एव, माँ, तो जिसमें बताया था माँ का मतलब मौलिक अधिकार और ए का मतलब अमेरिका। आप ऐसे चाहे तो रटे रह सकते हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, ठीक। पहला भाग संघ, उसके राज्य और राज्यों के पुनर्गठन, इन सबसे संबंधित है। भाग 1 से 4 अनुच्छेद तक है। फिर दूसरा नागरिकता का है 5 से 11 तक। और तीसरा शुरू हो जाता है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। तो तीसरा का मतलब तीसरा भाग हमने कहा, तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार शामिल है, ठीक। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो अभी हमने बताया कि भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 12 से 35 तक, ठीक। तो यही मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। संविधान के किस भाग को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भी भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। दरअसल मैग्ना कार्टा जो है इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। यह अधिकारों का घोषणा पत्र था। ये 1215 ईस्वी में जब इंग्लैंड में शासन था किंग जॉन का, तो सामंतों के दबाव में वह अधिकारों के लिए नागरिकों के यह जो है घोषणा पत्र लाया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। माने इतिहास में यह पहली बार प्रयास था अधिकार देने का, ठीक। तो इसीलिए मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, मूल संविधान में
नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान जो था उसमें नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब 7 नहीं रह गए हैं। ठीक, नेक्स्ट। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ नागरिकों से मतलब भारतीय नागरिकों से है, जो संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो इस समय 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट। किस मौलिक अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो आप देखिए, जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें एक था संपत्ति का अधिकार। ठीक, जिसका संबंध अनुच्छेद 31 से था और 19(1) से भी था। अनुच्छेद 19(1) और 31 से। तो इस संपत्ति के अधिकार को अब हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, और यह अब कानूनी अधिकार बन गया है 300 अनुच्छेद 300 क में। ठीक, अनुच्छेद 300 क में अब यह कानूनी अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार से हट गया है। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? उसी पर अभी यह प्रश्न देखिए है कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटाया गया, तो किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ठीक, तो यह 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद रखिए। 44वें संविधान संशोधन के तहत अब यह संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में। ठीक, नेक्स्ट। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने दिया था? ये जो मूल अधिकारों का प्रारूप है तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये दिया था 1931 में ही, कांग्रेस के अधिवेशन में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्होंने मांग किया था। नेक्स्ट। आपातकाल में भी कौन से मूल अधिकार बने रहते हैं? वैसे आपातकाल में अधिकांश मूल अधिकार भी छीन उठते हैं। ठीक, यह पावर है राष्ट्रपति को। लेकिन आप यहां देखिए, 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी नागरिकों से छीने नहीं जाते। यानी, और कौन सा आपातकाल? वो अनुच्छेद 352 वाला आपातकाल, जिसमें सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध की बात है। ऐसे में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। यानी अगर आपके ऊपर अपराध लग रहा है, ठीक, तो और दोष साबित किया जा रहा है तो उससे संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार आपको होना चाहिए। और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आपातकाल में भी आप अपने प्राण और शरीर की रक्षा, दैहिक मतलब शारीरिक रक्षा, कर सके। ये 2 अधिकार आपसे नहीं छीने जाते। मूल अधिकार तथा उनसे संबंधित अनुच्छेद बताइए। ठीक, अब मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यह हमने आपको बताया कि मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब इनसे संबंधित अनुच्छेद भी हम देखते हैं। तो पहला है जैसे समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक, अब इसको रटने का तरीका भी आपको बताऊंगा। नए बच्चे क्रम से नहीं रट पाते तो उनको दिक्कत होती है जल्दी तैयारी करने में, तो उसका भी तरीका बता रहा हूं। देखिए, हमने बताया कि राज्य के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। तो राज्य के विरुद्ध जब आप महसूस करिए कि आपको अधिकार मिलेगा, तो सबसे पहले शायद यही विचार आपको आएगा कि भैया राज्य, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे कानून के निगाह में सब समान होने चाहिए। ठीक, पहले तो हम समानता की बात कर लेंगे कि तुम कानून की निगाह में सब समान होना चाहिए। तो पहला जो मौलिक अधिकार हुआ वह समता का अधिकार
और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर हम बात करेंगे, जब हम समानता अगर है तो फिर हम बात करेंगे कि हमको कुछ स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए गर्म्यापूर्ण जीवन के लिए। समानता के बाद स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्रम से बता रहा हूं, समानता, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर देखिए, आपको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अब अगर शोषण आपका हो रहा है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, आप ऐसे क्रम से रट लीजिए। अगर आपका शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध भी आपको अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक, तो यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, यानी 2 अनुच्छेदों में यह अधिकार आपको दिया गया है। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आपको धर्म मानने की भी जरूरत होती है। अब धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। आप ऐसे रटिए कि समानता हो, स्वतंत्रता हो, समानता, स्वतंत्रता, ठीक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार होनी चाहिए, धर्म का पालन कर सकें। ऐसे क्रम से आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा लगभग। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक, हम संस्कृत का अपने पालन कर सकें। यह विशेष करके अल्पसंख्यकों के लिए है कि जो कम संख्या में लोग हैं, और शिक्षा का अधिकार यह मिल सके उनको। यह शैक्षिक अधिकार है, तो यह उस अधिकार से संबंधित नहीं है जो प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक, एक अलग है, अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था है। यह है 29 से 30 तक। ठीक, अब अनुच्छेद 31 हमने बताया था कि उसमें संपत्ति का अनिवार्य अर्जन की बात की गई थी मूल अधिकार में, तो उसको हटा दिया गया है, तो उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या मतलब हुआ कि आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अधिकार आपको पीछे दिए गए, तो आप, अब भाई देखो, मूल अधिकार का हनन अगर हो तो हम क्या करें? तो इसके लिए भी एक मूल अधिकार दे दिया गया आपको कि आप संवैधानिक उपचार करा सकते हैं, यानी संवैधानिक उपचार ले सकते हैं। कहने का मतलब, मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आप ऐसे रटिए कि समानता हमको मिलनी चाहिए, हम समान, कानून की दृष्टि में समान होने चाहिए। फिर स्वतंत्र होना चाहिए हमको। फिर शोषण हमारा ना हो, हम धर्म को मानने के लिए सब क्या कहते हैं स्वतंत्र हों। अब ये चीजें क्रम से बनाते जाइए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। फिर इन अधिकारों को कोई हमसे छीने ना, इसके लिए हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम कोर्ट की शरण ले लें, कोई हमारे अधिकारों की रक्षा करे। तो उसके लिए हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, मूल अधिकारों की सुनवाई किन न्यायालयों में होती है? तो मूल अधिकार देखिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि मूल अधिकार आपको किसके खिलाफ मिले हैं? राज्यों के। और राज्यों के खिलाफ आप जब मूल अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो राज्यों के खिलाफ यह सुनवाई लोअर कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी जा सकते हैं मूल अधिकारों की अपनी रक्षा के लिए। प्रमुख मूल अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अब इनको देखते हैं। तो प्रमुख मूल अधिकारों को देख लेते हैं, एक तरफ से नहीं देखेंगे, मूल मूल देखेंगे। तो पहला हमने बताया था कि 14 से 18 तक समता का अधिकार है। ठीक, तो समता के अधिकार से संबंधित हम देख लेते हैं अनुच्छेद कुछ। तो विधि के समक्ष समता, पहली जब समता का अधिकार शुरू होता है तो उसमें कानून के समक्ष समानता की बात होती है। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से।
यानी आप रटिए कि पहले कानून के दृष्टि में समानता की बात होगी, और चूंकि मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार है वह 14 से 18 तक का है, तो 14 में ही समान क्या कहते हैं, विधि के समक्ष यानी विधि की दृष्टि में समता की बात होनी चाहिए। फिर जब आप विधि के समक्ष समान हो गए तो अगली बात चलती है, देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूँ। धर्म, मूल वंश, जात, जन्म स्थान आदि के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेद का प्रतिषेध है। तो यह है अनुच्छेद 15 में। यानी पहला हुआ विधि के समान हम सब समान हैं, दूसरा हुआ कि भैया जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 आ जाएगा। सब समानता के अधिकार में ही चल रहा है 14 से 18 तक। फिर लोक नियोजन में अवसर की समानता, या इसे केवल अवसर की समानता भी कह देते हैं। ठीक, तो अब तीसरी बात ये आई कि जब हम विधि के दृष्टि में समान हो गए और धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न हो, तब लोक नियोजन का मतलब हुआ सरकार जो नियुक्तियां देगी, नौकरियां, तो उसमें अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और यह अवसर योग्यता के आधार पर ही मिलता है, बिना योग्यता के यह अवसर नहीं मिलता। नेक्स्ट, यह अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, अब यह भी जब हो गया ठीक कि अब अवसर की समानता होनी चाहिए, तो एक बात और आ गया, यह भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपके लिए। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए, छुआछूत एक अपराध है। ठीक, फिर अभी समानता का अधिकार हम खत्म करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात है, तो जहां जरूरत है उतने में लिया हूं जो प्रमुख है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब चलेगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 वाला। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जब आप मांगते हैं तो सबसे पहली स्वतंत्रता यह होती है कि हमको बोलने की भाई आज़ादी दीजिए, आप अपनी बात रखने की आज़ादी दीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दीजिए। तो अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है, और पहला ही यानी 19वां जो अनुच्छेद है वही हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली जरूरत है। इस तरह से याद करेंगे तो याद रहेगा आपको। फिर हमारे प्राणों की रक्षा भी होनी चाहिए। ठीक, अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से। यह भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। फिर एक 2002 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल कर लिया गया, अनुच्छेद 21 के तहत इसकी रक्षा की जा रही है। नेक्स्ट, एक और है निजता का अधिकार, जिसे कोर्ट ने माना कि यह भी अनुच्छेद 21 के तहत ही रक्षणीय है, यानी निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। यानी अनुच्छेद 21 कितना महत्वपूर्ण है आप इसको समझ लीजिए कि प्राण एवं दैहिक रक्षा का अधिकार देता है। तो अब उतना ही आप देखिए ध्यान से सुन कि जो शिक्षा का अधिकार है उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया कि यह प्राण और दैहिक रक्षा में शिक्षा का अधिकार भी आता है, और निजता का अधिकार भी कोर्ट ने कहा कि इसी श्रेणी में आएगा। ठीक, इसलिए यह भी अनुच्छेद 21 द्वारा ही रक्षणीय है। अनुच्छेद, अब आप ध्यान दीजिए, अब चलेगा 22 को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे हम। बलात् श्रम की बात जो है अनुच्छेद 23 से शुरू होती है, यानी बेगार जिसे कहते हैं, यानी बलपूर्वक आप किसी से श्रम करवा रहे हैं, उसको कुछ दे नहीं रहे हैं मजदूरी। ठीक, तो इसका प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में, यानी जिसे कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक, तो 23 में है कि किसी से आप श्रम, बलात् श्रम नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 24 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपकी परीक्षा के लिए, बाल श्रम का प्रतिषेध।
यानी आप 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी कारखाने वगैरह में नियुक्त नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते काम के लिए, ठीक, या किसी खतरनाक काम में। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमने अभी बताया कि सारे अधिकार कैसे रक्षित हो, इनकी रक्षा कैसी हो, इसके लिए भी एक अधिकार दे दिया गया कि आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार, आप ध्यान दीजिए, कौन सा मूल अधिकार मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है? तो अभी हमने बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक, तैयार रखिए आप इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसलिए कि संविधान में जब आपको मूल अधिकार दिए गए तो अंबेडकर साहब ने इस बात को सोचा कि अधिकार किस काम के, अगर इनका हनन हो रहा हो और इसका कोई उपचार ना हो तो एक अधिकार और दे दिया गया, ठीक, और ये अधिकार मानव गरिमा के लिए बहुत जरूरी है। तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो अधिकार दिया गया, निश्चित ही उसका बहुत अधिक महत्व है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अब आप बताइए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। आशा है आप धैर्य से वीडियो को देख लिए होंगे, तो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।